शख्सियत मौजूद है जिनके जीवन से हम लेंगे प्रेरणा और जानेंगे उनके जीवन के बारे में। तो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन श्याम सुंदर बंसल जी मौजूद हैं। तो सर, पहले तो बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सो मच। सर, शुरुआत हम सबकी शख्सियत से करते हैं, तो पहले आपके बारे में जान लेते हैं। आप कुछ अपने बारे में बताइए। मैं जो है डिस्ट्रिक्ट विदिशा सरोंज का मेरा बर्थ है और भोपाल में मेरी सिस्टर रहती हैं। तो चूंकि सरोंज में हायर एजुकेशन था नहीं, तो कॉलेज के लिए 1982 में मैं भोपाल आया। तो कॉलेज की स्टडी की मैंने और फिर इसके बाद चूंकि सरोंज एक टाउन था और भोपाल एक बड़ी सिटी थी, तो भोपाल में मन लग गया। तो भोपाल में पढ़ाई कॉलेज किया मैंने कंप्लीट। फिर जो है वो भोपाल में ही सेटल होने का प्लान किया। धीरे धीरे जो है वो फिर 1988 में मैंने जो है न्यू मार्केट जवाहर भवन में जो है मंगलम के नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा सा बिजनेस शुरू करा। तो डैडी का मेरा जो है सरोंज में जो है वो मनी लेंडिंग फाइनेंस का बिजनेस था, बहुत अच्छा बिजनेस था। लेकिन मुझे भोपाल में रहना था, तो मैंने डैडी से बोला, तो उन्होंने भोपाल में ही ये जो जवाहर भवन में 2 दुकानें मुझे दिलवा दी कि आप इससे स्टार्ट करिए। तो उस टाइम 88 से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। थोड़ा सा स्लोली चलता रहा क्योंकि डैडी ने बोला, उनको डाउट था कि ये सक्सेस होगा नहीं होगा। तो उन्होंने ज़्यादा मेरे को ऐसे कोई पैसे नहीं दिए। 2 लाख रुपए बिजनेस के लिए दिए और 4 लाख में 2 दुकानें मुझे दिलवा दी थी उस टाइम 88 में। तो चलता रहा। 1991 में जो है वो मेरी शादी हुई भोपाल में। तो इसके बाद भी हम लोग थोड़ा बहुत बिजनेस करते रहे। फिर मेन जो स्पीड हमको मिली वो मिली 2004 से। 2004 में जो है मेरे को अपनी वाइफ का थोड़ा सपोर्ट मिला। मैंने वाइफ से डिस्कस करना शुरू करा। पहले मैं करता नहीं था, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। तो उसके बाद मेरी स्पीड बहुत अच्छी आई। तो लेकिन बस ये जरूर था कि डैडी को मैंने बिजनेस में देखा था कि उनका ये था कि आप जो भी काम करो वो आप जो है ईमानदारी से करो, चीटिंग नहीं होना चाहिए बिजनेस में, और कस्टमर का ध्यान रखें। तो वो एक जो है वो थंब रूल लेके मैं चला था कि कस्टमर का जो है मैं ध्यान रखता था, रीजनेबल रेट पे बिजनेस करता था, अच्छा प्रोडक्ट देता था कस्टमर को, गलत चीज देने की कभी कोशिश नहीं करता था। तो वो एक शायद मेरी को जो है वो आगे बढ़ाने में काफी उसका सहयोग रहा। बाद में फिर जो है वो मेरे जो है वो बड़ा बेटा जो है उसका भी जो है सपोर्ट मेरे को मिला। वो हालांकि अपनी एजुकेशन के साथ साथ मुझे सपोर्ट करता था। तो 2010 में जो है उसका सपोर्ट मुझे मिला। तो फिर मैंने एमपी नगर में भी जो है शोरूम जो है शुरू करा और बस वहां से जो है वो कहानी जो बढ़ी। तो ईश्वर की कृपा से आज जो है भोपाल में 4 शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक्स के। आगे भी और भोपाल में और दूसरे शहरों में भी खोलने का प्लान है। यहाँ पे अगर श्याम सुंदर जी देखा जाए तो जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी बताई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस ही क्यों आपने सोचा कि इसी में हम आगे बढ़ेंगे? हाँ, और क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैंने बताया ना कि मेरे डैडी का जो बिजनेस था मनी लेंडिंग फाइनेंस का, क्लॉथ का, गोल्ड सिल्वर का काम था। अब चूंकि एक आदमी की हैबिट होती है, जैसे कहते हैं ना, घर का खाना आदमी को अच्छा नहीं लगता, होटल का अच्छा लगता है, भले घर का शुद्ध हो। तो मैं जो अपना बिजनेस था, मेरा डैडी का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस था, सेफ बिजनेस था, अच्छा बिजनेस था। लेकिन ऐसा लगता था कि ये बिजनेस में मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता था। उस टाइम डैडी ने बोला कि भोपाल में ही करना है बिजनेस तो आप सिल्वर का कर लो। उस टाइम गोल्ड लाइसेंस इजीली मिलता नहीं था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हुआ उसमें। तो मैं कुछ अलग करना चाह रहा था, तो बस इसी उसमें लगा रहा। तो बस फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ एक जो है वो मेरा फ्रेंड है, उनके फादर जो है ये काम करते थे भारत टाकीज पे। तो बस वो देख के लगा कि शायद ये एक जो है वो ग्लैमरस बिजनेस लगा मुझे, तो इसलिए इसका स्टार्ट करा मैंने। ओके सर, जैसे कि आपने शुरुआत बताई है अपने बिजनेस की और जिस तरीके से आपने बताया कि जर्नी बताई है, ऐसे में कई सारे एक्सपीरियंस आपके पास हुए होंगे। एक छोटी सी दुकान से 4 शोरूम तक का सफर कहीं ना कहीं मुश्किल तो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब आपको लगा कि नहीं, अब बिजनेस आगे बढ़ सकता है, अब मैं बिल्कुल अपने पैर पर खड़ा हो चुका हूँ? ये बात आपका कहना सही है कि मतलब मैंने 88 से स्टार्ट करने के बाद बहुत ही अप डाउन से देखे हैं। और इवन ये हालत थी कि 2001 में तो ऐसा लग रहा था शायद बिजनेस को बाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि नेचर में चीटिंग थी नहीं, गलत
बोलना नहीं, गलत करना नहीं, तो वो सारी चीजें थी। और आज जो है वो थोड़ा सा किसी को भी आप सजेस्ट अगर सही भी चीज करते हो तो वो सामने वाला उस पर बिलीव कई बार नहीं करता है। लेकिन बस ये था कि चूंकि हमको था कि ठीक है, वाइफ हमारी मेरे को वो जो है बोलती थी कि नहीं आप करो, अच्छा होगा, तो बस उसी उसमें करता रहा। फिर 2004 में ही जो है फिर वो जो है वो मैंने थोड़ा वाइफ से डिस्कस करना शुरू करा, उन्होंने फिर मेरे को जो है सपोर्ट काफी करा, तो उस हिसाब से फिर मेरा बिजनेस में अच्छा ग्रोथ शुरू हुआ। सर यहाँ पे एक और चीज है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल के वक्त चल रहा है तो कोरोना काल में सबका बिजनेस कहीं ना कहीं इफेक्ट रहा है, तो आपका बिजनेस जाहिर सी बात है इफेक्ट हुआ होगा, तो कैसे उसमें ओवरकम किया? फिलहाल की स्थिति क्या है, मार्केट की क्या स्थिति रही इस दौरान? कोरोना काल में डेंट काफी लगा है और खासतौर से मंगलम के लिए ज्यादा डेंट लगा है, क्योंकि हमारे नेचर में एक चीज नहीं है कि हम गलत कुछ भी नहीं करते हैं। कोरोना काल में लास्ट ईयर 2020 में भी और 21 में भी लोगों ने घरों से माल बेचा, चोरी छिपे माल बेचा, लेकिन हमने 2020 में भी और 21 में भी सिंगल पीस नहीं बेचा। गवर्नमेंट के जो रूल्स थे, नॉर्म्स थे, वो फुलफिल किए, फॉलो किए, हमने गलत कुछ भी नहीं करा। उस वजह से भी हमको ज्यादा डेंट लगा, लेकिन बस ये जरूर है कि ईश्वर की कृपा से डेंट जो बिजनेस का लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने हमारे स्टाफ को जबकि सैलरी भी दी है ना, लेकिन बस ये कि थोड़ा सा टर्नओवर का डेंट लगा, बाकी ईश्वर कृपा से हम बाहर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ये तो हो गए आपके बिजनेस के एक्सपीरियंस। अगर लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें तो लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जीवन में जो मोटिवेट कर जाता है, किसी की एक बात जो है जीवन में हमेशा याद रह जाती है, असर छोड़ जाती है। तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में सुनकर या जिसकी बात सुनकर आपको लगा हो कि नहीं ये मेरे लाइफ में आदर्श है? भास्कर ग्रुप के भाई साहब श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल, उनसे मेरी मुलाकात जो है वो 2001 या 2 के बीच हुई थी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज बोली थी कि हमेशा पॉजिटिव आप सोचो, जब भी सोचो पॉजिटिव सोचो, कि आप पॉजिटिव अगर आप सोचोगे तो आपको सब चीजें पॉजिटिव ही दिखेंगी, और नेगेटिव आप सोचोगे तो हर चीज नेगेटिव दिखेगी। तो वो चीज एक मेरे दिमाग में जब से बैठी हुई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज पॉजिटिव सोचे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये सोचे कि ज्यादा ज्यादा अगर लॉस होगा तो क्या होगा। मेरा ये कि अगर मनी लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं, लाइफ में ये तो चलता रहता है, बाकी तो हमको हैप्पी रहना है, वो हमारे जरूरी है। मनी का लॉस अगर है तो वो कोई चीज नहीं, वो तो एक कहते हैं हाथ का मेल है। सर जिस तरीके से अभी आपने बताया कोरोना काल में सब चीजें बंद थी, लेकिन आपने अपने स्टाफ को सैलरी दी, तो 4 शोरूम्स आपके हैं, इतना बड़ा स्टाफ है, कहीं ना कहीं कोरोना में सबकी सैलरीज अफेक्ट हुई थी, तो आपके स्टाफ से आपका ऐसा क्या कनेक्शन है जिसकी वजह से आपका स्टाफ जो है आज भी आपके साथ है? और खासकर अगर देखा जाए तो कोरोना काल में जब सबकी सैलरी रुकी तो आपने क्यों सैलरी नहीं रुकी किसी की? देखिए, मेरा स्टाफ जो है वो मुझ पर डिपेंड था। मेरे स्टाफ का ऐसा तो नहीं कह सकता कि उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी बड़ी कैपिटल है। अब भले मेरा बिजनेस बंद है, लेकिन अगर मुझे मालूम है कि हम लोगों की सैलरी देते भी हैं, प्राइवेट जॉब में सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो अगर मैं वो सैलरी भी अगर जैसे मैंने 100% जैसे लॉकडाउन में 100% नहीं दी, 50% दी, तो लेकिन 50% भी मैंने सैलरी इसलिए दी क्योंकि अगर मैं वो सैलरी भी उनको नहीं दूंगा तो उनका काम कैसे चलेगा। ठीक है, मेरा बिजनेस का लॉस होगा, ठीक है, एक प्रॉफिट का लॉस होगा, थोड़ा बहुत अगर वैसा लॉस हुआ तो मैं कैरी कर जाऊंगा, लेकिन अगर स्टाफ को अगर दिक्कत हो गई, मैंने अगर उसको उतना भी नहीं सपोर्ट करा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो इसलिए फिर मैंने उनको सैलरी दी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी फैमिली के अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो आपकी फैमिली में जब भी कुछ बिजनेस अप्स डाउन्स आए तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, कैसा आपके फैमिली में बैकग्राउंड रहा? फैमिली का सपोर्ट की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। फैमिली का सपोर्ट हमेशा बहुत ही पॉजिटिव रहा, और वो उनका भी जो मेरा थिंकिंग है वही थिंकिंग मेरी फैमिली की रही है, मेरी वाइफ की, मेरे दोनों बच्चों की, कि वो जो है वो जो भी हो हमको गलत डायरेक्शन में नहीं जाना, भले हमें कम बिजनेस करना है लेकिन हमको जो है वो पीसफुल बिजनेस करना है, हमको गलत डायरेक्शन में नहीं जाना, और ज्यादा मतलब हाई तोबा करना नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आप कितना ही कुछ कर लीजिए, अगर आप जो है मुकेश अंबानी भी बन जाएंगे तब भी वही आपको 2 टाइम की सिंपल रोटी खाना है। सर एक और चीज है कि भोपाल जैसी सिटी है और कंपटीशन काफी ज्यादा रहता है, तो ऐसे में वाई मंगलम, लोग मंगलम ही क्यों आए?
आपका कहना बिल्कुल सही है। ये तो एक टॉप कंपटीशन हमको रहता है, लेकिन जो है ईश्वर की कृपा से मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा डे फर्स्ट से हमारा ये था कि हम कोई गलत प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, गलत कमिट नहीं करेंगे और गलत सर्विस हमारी नहीं होगी। भले ही बिजनेस कम हो चलेगा। तो वो एक चीज है कि हमारे पास आज भी बहुत खुशी होती है कि कई बार यंग जनरेशन हमारे पास आती है, वो बोलती है कि मेरे पापा आपकी न्यू मार्केट दुकान से 25 साल पहले प्रोडक्ट ले गए थे और उन्होंने बोला था कि बेटा वो जाओ तो मंगलम पे जाना। तो वो एक अटैचमेंट है, कस्टमर का साथ है, वो चीज है। सर जैसे कि आपने बताया आपके कस्टमर जो है आपसे अटैच रह जाते हैं, आपके कस्टमर जो है कनेक्टेड रहते हैं आपसे काफी सालों बाद भी। और साफ बात है कि कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक का सामान हम खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर वो हमने सामान खरीदा तो फिर कस्टमर आपके पास शायद 2 साल 3 साल बाद आएगा या फिर 25 साल बाद भी, जैसे आपने बता रहे हैं, आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान चल जाते हैं अच्छे खासे। फ्रीजर हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो या फिर वॉशिंग मशीन हो, चाहे टीवी हो, सभी चीजें जो है काफी लंबे समय तक चलती हैं। ऐसे में कस्टमर को बांध के रखना एक बार में बहुत एक टफी टास्क होता है, कह सकते हैं। तो उसको कैसे आप हैंडल करते हैं, कस्टमर को कैसे डील करते हैं, किस तरीके से उनसे व्यवहार होना चाहिए एक बिजनेसमैन का? मेरा अपने स्टाफ को और बच्चों को भी यही रहता है कि कस्टमर को एज ए अपना फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करो। उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी बजट के हिसाब से जो अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हो वो दो, जिससे कि उसको बाइंग करने के बाद भी जो है उसको ऐसा ना लगे कि मेरे को कोई दिक्कत है। कि जैसे उसने अगर सपोज फ्रिज लिया तो हमारा ये रहता है कि उसके घर के हिसाब से, उसके बजट के हिसाब से हम खरीदते हैं। वो एलईडी ले रहा है तो हमारा ये कहना रहता है स्टाफ का कि उसके रूम के साइज के हिसाब से हम एलईडी दें। अगर उसका रूम छोटा है और एलईडी बड़ा ले गया तो भी वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, और रूम बड़ा है और छोटा एलईडी ले लिया तो भी वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो वो भले ही बाद में दिक्कत होती है, कस्टमर को होती है, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा क्यों हो। कस्टमर को जैसे एसी भी है तो एसी उसके रूम के साइज के हिसाब से उसको रिकमेंड करें, वो हम ध्यान रखते हैं। ओके, मतलब सबकी रिक्वायरमेंट का आप ध्यान रखते हैं कि जो चाहिए उसे वही मिले, वो मिले। ओके सर, यहाँ पे अब देखा जाए तो अभी फिलहाल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा लें, क्या लें। तो अलग अलग कंपनीज होती हैं, बजट अलग अलग होते हैं। सर्विसेज खासकर जो कस्टमर होता है सर्विस देखता है कि सर्विस कितनी दे रहा है। तो सर्विस का क्या सीन है हमारे इस मंगलम में फिलहाल में? एक तो हम जो है प्रोडक्ट अपने शोरूम पे वो ही रखते हैं जिसकी सर्विस अभी भी मिले और फ्यूचर में भी मिलती रहे और क्वालिटी अच्छी हो। कि कस्टमर पैसे खर्च कर रहा है तो उसको क्वालिटी अच्छी मिलना चाहिए, कोई यूज एंड थ्रो ना हो। क्योंकि इतने पैसे कस्टमर खर्च करता है। कई बार जरूर ऐसा होता है बैड लकीली कि एक बड़ा ग्रुप जैसे बीच में अभी एक खत्म हो गया, उसकी सर्विसेज कस्टमर को नहीं मिल पाई। तो हमारी पूरी प्रायोरिटी रही कि हमने जो है कस्टमर कंपनी बंद होने के बाद भी उस प्रोडक्ट की सर्विसेज मंगलम ने अपने खर्चे पे प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करी, जिससे कस्टमर को लॉस ना हो, उसको जो है वो सेटिस्फेक्शन मिले। ओके सर, ये तो होगी बिजनेस की बात। अब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात करें तो आपकी हॉबीज क्या हैं, क्या आपको पसंद है, क्या आपके शौक हैं? मेरी हॉबीज मूवी देखना, थोड़ा एक फूडी टाइप का हूँ और थोड़ा बहुत आउटिंग का है, बस। और कोई खास ऐसी मेरी हॉबीज नहीं है। सर अगर यहाँ पे हम आगे की बात करें तो जैसे अभी 4 शोरूम्स आपके मंगलम के हैं, आपने अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी बिजनेस लाइफ को बहुत ही कह सकते हैं संभाल के रखा है, काफी तालमेल बना के रखा है दोनों में। तो अब आगे अगर आपके बच्चे जो हैं आगे इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो आगे क्या प्लान्स है आपके? बच्चे आगे अगर इसमें आना चाहेंगे तो क्या अपने आने देंगे? मैंने आपको सर बताया नहीं कि मेरा बड़ा बेटा जब 11th में था तो मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। तो उसने ही मुझे बोला कि पापा इसी बिजनेस को हम कंटिन्यू करेंगे। तभी मैं आगे बढ़ा, नहीं तो मैं इस बिजनेस को, ये जो बिजनेस आज बड़ा है वो मेरे दोनों बच्चों की वजह से ही बड़ा है। उन्हीं का इंटरेस्ट है और वो फुल फ्लेश इन्वॉल्व है। अब मतलब आज की डेट में 80% बिजनेस मेरे दोनों बेटे संभालते हैं। मैं ऑलमोस्ट सुपरविजन का काम देखता हूँ, और आगे अगर फ्यूचर में भी जो भी एक्सपेंशन होगा वो उन्हीं के हिसाब से होगा। तो इसलिए वो बच्चे फुल फ्लेश इन्वॉल्व हैं इसमें।
सर अब यहाँ पे अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं? आपके दोनों दोनों बच्चे जो हैं बिजनेस संभाल रहे हैं, ऐसे में अब आप उन दोनों के पास आपका सुपरविजन है, लेकिन जो आने वाले हैं उनके पास आपका सुपरविजन नहीं है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फिलहाल में युवा हैं जो इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में आना चाहते हैं,